वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 9 का गणित का अध्याय फर्स्ट यानी नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली है, इसके जितने भी बेसिक्स है उन सबको कवर करने का प्रयास करेंगे। उससे आगे आने वाली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 के जितने भी सवाल हैं उनको हल करेंगे। सबसे पहले हम इसके जितने भी बेसिक्स हैं संख्या प्रणाली के वो एक बार समझ लेते हैं। कौन कौन सी संख्याओं को क्या बोला जाता है और कैसे प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों, आज की पहली संख्या है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या है बच्चों? प्राकृत संख्या। यानी यह संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों? एक से लगाकर कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। यानी शुरू तो किससे होती है? एक से, और ख़त्म कहाँ तक होती है बच्चों? अनंत तक। जहाँ तक हम गिनती बोल सकते हैं वहाँ तक क्या होगी बच्चों? ये संख्याएं लिखी जा सकती है, लेकिन शुरू कहाँ से होगी? वो एक से होगी। जैसे 1, 2, 3 और 4, और ख़त्म कहाँ पे हो रही बच्चों? अनंत पे ख़त्म हो रही है। यानी वह संख्या है जो एक से तो शुरू होती है और ख़त्म कहाँ पर होती है बच्चों? अनंत। यानी कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है बच्चों? प्राकृत संख्या कहलाती है। दूसरी संख्या है बच्चों पूर्ण संख्या। अगर मैं प्राकृत संख्या के अंदर अगर मैं जीरो और जोड़ दूं, यानी जो प्राकृत संख्या है अगर उनके आगे में जीरो और लगा दूं तो कौन सी संख्या बन जाती है बच्चों? पूर्ण संख्याएं बन जाती है। चलो एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यह संख्याएं जीरो से लगाकर अनंत तक होती है। यानी प्राकृत संख्या तो एक से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती है। यानी प्राकृत संख्या में अगर जीरो को और जोड़ दिया जाए तो प्राकृत संख्या क्या बन जाएगी बच्चों? पूर्ण संख्या बन जाएगी। चलो इसका उदाहरण देखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत। ये भी कहाँ तक होती है बच्चों? जीरो से लगाकर अनंत तक होती है। तीसरी संख्या है बच्चों पूर्णांक संख्या। यानी वे सभी पूर्ण संख्याएं बच्चों कौन कौन सी संख्या? एक तो पूर्ण संख्या दे रखी है और साथ में ऋणात्मक संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी हो गई बच्चों? जो जीरो से लगाकर कहाँ तक होती है? अपने पास अनंत तक होती है। और साथ में अगर मैं माइनस की संख्या और जोड़ दूं तो दोनों मिलके क्या कौन सी संख्या बन जाती है बच्चों? पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। यानी सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है बच्चों? एक से लगाकर अनंत तक होती है। अगर प्राकृत संख्या में जीरो को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। और अगर पूर्ण संख्या के अंदर ऋणात्मक संख्या यानी जो माइनस की संख्या है अगर उनको और जोड़ दिया जाए तो जो पूर्ण संख्या है वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये कितने प्रकार की होती है बच्चों? दो प्रकार की। एक तो धनात्मक पूर्णांक और दूसरा हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। यानी जिसके अंदर प्लस की संख्या आती है वो तो धनात्मक पूर्णांक कहलाता है, जिसके अंदर माइनस की संख्याएं आती है वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। धनात्मक पूर्णांक बच्चों एक से शुरू होके कहाँ तक होगी बच्चों? प्लस में अनंत तक होगी। इसी प्रकार जो ऋणात्मक यानी जो माइनस की संख्या हैं वह भी -1 से लगाकर कहाँ तक होती है बच्चों? अनंत तक होती है। अगर इनके बीच में बच्चों जीरो और है, यानी कितनी संख्याओं से मिलकर बना बच्चों? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो भी इसमें शामिल होगा। यानी अगर हम पूर्ण संख्या के अंदर ऋणात्मक संख्या और जोड़ दें तो वही संख्या क्या बन जाएगी बच्चों? पूर्णांक संख्या बन जाती है। ये धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक और साथ ही जीरो से मिलकर बनी है। जैसे बच्चों -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4 होती है। बच्चों एक बार इसको और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे बीच में क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। अगर जीरो के दाएं हाथ की तरफ यानी राइट साइड में जाएंगे तो संख्या का मान क्या होता है बच्चों? प्लस में होता है। अगर जीरो के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो बच्चों मान किसका होता है? माइनस का होता है। यानी -1, -2, -3। अगर राइट साइड में जाओगे तो संख्या किसकी होगी बच्चों? प्लस की। यानी 1, 2 और 3। यानी जीरो के राइट साइड में जाने पे संख्या का मान बढ़ता है और किस में होता है बच्चों? प्लस में होता है। अगर जीरो के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो मान माइनस में होता है और घटता जाता है। जैसे -3 है, इससे बड़ा क्या है बच्चों? -2 है, क्योंकि अगर किसी संख्या के लेफ्ट में कोई संख्या है तो वो उससे छोटी होगी, अगर राइट साइड में कोई संख्या है तो वो उससे बड़ी होगी। जैसे अगर -3
और 0 की बात करें तो दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है बच्चों? 0, क्योंकि 0 -3 के राइट साइड में आता है और -3 0 के लेफ्ट साइड में आता है, इसलिए -3 0 से छोटी संख्या होगी। अगली संख्या है बच्चों अभाज्य संख्याएं, यानी वह संख्याएं जो किससे विभाजित होती बच्चों? या तो जिसमें एक का भाग जाता है या स्वयं का भाग जाता है, यानी जिसके, और दूसरी भाषा में कहें जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी एक तो एक होता है और एक क्या होता है बच्चों? स्वयं होता है। चलो एक बार परिभाषा देख लेते हैं। एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, यानी ऐसी संख्याएं जिसमें या तो एक का भाग जाता है या स्वयं का भाग जाता है। कौन सी संख्या कहलाती है बच्चों? वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक ना तो भाज्य संख्या में आता है बच्चों, ना अभाज्य में आता है, यानी न तो एक भाज्य संख्या होती है ना एक अभाज्य संख्या होती है। तो बच्चों अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होगी? 2 से। 2 में देखो बच्चों या तो 1 का भाग जाता है या 2 का जाता है, यानी इसके कितने गुणनखंड है बच्चों? 1 और 2, यानी वह संख्या जो या तो 1 से विभाजित हो सकती है या फिर स्वयं यानी 2 से विभाजित हो सकती है। तो क्या हो जाएगी बच्चों? वो एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। यानी जो गिनती हमने पढ़ी है उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? 2 होती है। उसके बाद 3, यानी 3 में या तो 1 का भाग जाता है या खुद का स्वयं का 3 का भाग जाता है, यानी इसके भी कितने गुणनखंड है बच्चों? 1 और 3, यानी 1 और 2 गुणनखंड है। तो ये भी क्या होगी बच्चों? एक अभाज्य संख्या होगी। 4 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि 4 में 1 का भाग भी जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भाग भी जाता है। तो कितने गुणनखंड हो गए बच्चों? 1, 2 और 3, यानी खुद के अलावा, 1 के अलावा ये 2 से भी भाज्य है, यानी इसके कितने गुणनखंड हो गए बच्चों? 3। इसलिए 4 कौन सी संख्या होगी बच्चों? अभाज्य संख्या नहीं है। अगली संख्या है बच्चों 5। 5 में या तो 1 का भाग जाता है या खुद का 5 का भाग ही जाता है। इसका भी 1 और 5, यानी 2 इसके गुणनखंड हो सकते हैं। तो ये भी क्या होगी बच्चों? एक अभाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार 7 है। 7 में भी या तो 1 का भाग जाता है या स्वयं 7 का भाग ही जाता है। तो इसके भी 1 और 7, यानी इसके भी कितने गुणनखंड है बच्चों? 2 ही है, यानी ये भी एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 11 है। 11 में या तो 1 का भाग जाता है या 11 का जाता है। इसी प्रकार 13 में या तो 1 का भाग जाता है या 13 का भाग जाता है। अगली संख्या है बच्चों 17। 17 में या तो 1 का भाग जाता है या 17 का भाग ही जाता है। अगली संख्या है 19, यानी 19 या तो 1 से भाज्य है या 19 से भाज्य है। अगली संख्या है बच्चों 23, या तो इसमें 1 का भाग जाता है या खुद का 23 का भाग ही जाता है, यानी 23 भी क्या है बच्चों? एक अभाज्य संख्या है। तो बच्चों हमने समझ लिया अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें या तो 1 का भाग जाता है या स्वयं का जाता है। या दूसरी परिभाषा हो गई बच्चों जिसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं, यानी 1 होगा और 1 स्वयं होगा। चलो बच्चों अगली संख्या है भाज्य संख्या, यानी वह संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो सकते हैं, यानी 1 वह स्वयं के अलावा किसी और से भी क्या हो बच्चों? वह संख्या भाज्य हो। जैसे पहली सबसे छोटी भाज्य संख्या है बच्चों 4, यानी इसमें 1 का भाग भी जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है, यानी 1, 2 और 3 कितने गुणनखंड है बच्चों? इसके 3 है, यानी 2 से ज़्यादा है। तो कौन सी संख्या हो जाएगी बच्चों? ये एक भाज्य संख्या हो जाएगी, यानी 1 और 4 के अलावा इसमें 2 का भाग भी जाता है। अगली संख्या है बच्चों 6, यानी या तो इसमें 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है, यानी इसके कितने गुणनखंड है बच्चों? 4 है, यानी ये 1 और 6 के अलावा 2 और 3 से भी भाज्य है, यानी ये एक भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार अगली संख्या है बच्चों 8, यानी इसमें 1 का भाग भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 8 का भी जाता है, यानी इसके भी कितने गुणनखंड है बच्चों?
4 है, यानी 1 और 8 के अलावा 2 और 4 से भी भाज्य है, तो ये क्या होगी बच्चों, एक भाज्य संख्या होगी। 9 है तो 1 और 9 के अलावा 3 से भी भाज्य है, तो ये एक भाज्य संख्या होगी। 10 है तो बच्चों 1 और 10 के अलावा 2 का भाग भी जाता है और इसमें 5 का भाग भी जाता है। 12 है, इसमें 1 और 12 के अलावा किसका भाग जाता है बच्चों, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 6 का भाग भी जाता है, यानी इसके भी कितने गुणनखंड है बच्चों, 2 से ज़्यादा है। अगली संख्या है बच्चों 14, इसमें 2 और 7 का भाग भी जाता है। इसी प्रकार 15 है, इसमें 3 और 5 का भाग भी जाता है। इसी प्रकार 16 में 4 और 8 का भाग भी जाता है। इसलिए बच्चों ये क्या होगी, एक कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अगली संख्या है बच्चों सम संख्या, यानी वह संख्या जिसमें किसका भाग जाता है बच्चों, केवल 2 का भाग जाता है, या हम कह सकते हैं किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो कौन सी संख्या होगी बच्चों, सम संख्या होगी। वे संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित किया जा सकता है, यानी 2 का भाग चला जाता है, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। दूसरी परिभाषा हो जाएगी बच्चों, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक यानी जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो तो वह सम संख्या कहलाती है। बच्चों जैसे 240 है, इकाई का अंक कितना है इसका, 0 है, यानी ये कौन सी संख्या होगी बच्चों, सम संख्या होगी। इसी प्रकार 256 है, इकाई का अंक कितना है बच्चों, इसके अंदर 6 है, तो ये भी कौन सी संख्या है बच्चों, एक सम संख्या है। अगली संख्या है बच्चों 284, इकाई का अंक कितना है बच्चों, इसका 4 है, यानी अंतिम संख्या 4 है, तो ये भी एक सम संख्या है। अगली संख्या है बच्चों विषम संख्या, वह संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, कौन सी संख्या कहलाती है बच्चों, वो विषम संख्या कहलाती है। या दूसरे तरीके से हम बोलें, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक या अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 में से कुछ भी हो तो वह संख्या क्या होगी बच्चों, विषम संख्या होगी। वे संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता है विषम संख्या कहलाती है। जैसे बच्चों पहला है 1 है, 1 2 का भाग नहीं जाता है, 3 में भी 2 का भाग नहीं जाता है, 5 में भी 2 का भाग नहीं जाता है, 7 में भी 2 का भाग नहीं जाता है। इसी प्रकार 9, 11, 13 और 15 इन सभी में 2 का भाग नहीं जाता है, तो ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। चलो बच्चों इन दोनों को वापस देख लें। वह संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है, यह इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कुछ भी हो तो वह सम संख्या कहलाती है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो या उसमें 2 का भाग नहीं जाता हो तो वो विषम संख्या कहलाती है। अगली संख्या है बच्चों परिमेय संख्या, यानी वह संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q का मान कभी भी क्या नहीं होगा बच्चों, 0 नहीं होगा। जैसे p बटा q का मतलब हो गया बच्चों भिन्न, यानी हम उसको अंश और हर इसमें ले सकते हैं बच्चों, उसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 2/3 क्या हो जाएगा बच्चों, अंश और हर है, यानी एक भिन्न है, इसका मतलब है परिमेय संख्या है। इसी प्रकार बच्चों 2/3 है, इसको भी हम भिन्न के रूप में अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या है। 3/5 भी एक परिमेय संख्या है। बच्चों कभी भी q यानी जो नीचे की संख्या है वो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ऊपर 1 लिखूं, नीचे कितना लिख दूं बच्चों, 0, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सी संख्या नहीं है बच्चों, परिमेय संख्या नहीं होगी। अगली है बच्चों अपरिमेय संख्याएं, यानी वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां q कभी भी 0 नहीं होगा। यानी जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है वह परिमेय संख्या कहलाती है, जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। पहली है बच्चों √2, यानी √2 को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार √3 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी।
और √5 भी क्या होगी बच्चों, अपरिमेय संख्या होगी। √6 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। √7 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। बच्चों दो उदाहरण और लेते हैं, जैसे 4 और 9, ये दोनों कौन सी संख्या होगी बच्चों, परिमेय संख्या, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 2 होता है। यानी जिस संख्या को हम रूट के बाहर लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या कहलाती है, जिसको हम रूट के बाहर नहीं लिख सकते वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसी प्रकार √9 है, ये किसका वर्गमूल होता है बच्चों, 3 का, यानी 3 क्या आ जाएगा बच्चों, रूट से बाहर आ गया, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। अगला है बच्चों पाई, यानी इसका मान कितना होता है बच्चों, 3.14। उसके बाद भी संख्याएं चलती रहती है बच्चों, ये कभी भी खत्म नहीं होती है, यानी अगर आप भाग दोगे तो कभी खत्म नहीं होगा, इसका मतलब वो भी कौन सी संख्या होगी बच्चों, एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी पाई क्या होता है बच्चों, 22/7, यानी अगर हम 22 में 7 का भाग देंगे तो बच्चों कभी भी खत्म नहीं होगा। चलो देख लो, 7 या 21, इतना बढ़िया बच्चों, एक भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा दिया, 7 में क्या लिख दिया, 0, यानी 7 एकम 7, कितना बच गया बच्चों, 3, वापिस भाग नहीं जाएगा, 0 लगा दो, यानी 7 चौक 28, वापिस कितना बच गया बच्चों, 2, भाग नहीं जाएगा, 0 लगा दो, यानी 7 दूनी 14, कितना बच गया बच्चों, 6, वापिस 0 लगा लो, कितना हो जाएगा, 7 8 56। तो बच्चों आप भाग देते जाओ, कभी भी भाग खत्म नहीं होगा। इसका मतलब जिन संख्या के अंदर अगर हम कोई भी भाग दे, अगर उसका शेषफल 0 नहीं आता है तो वह एक अपरिमेय संख्या होती है। अगली है बच्चों वास्तविक संख्या, यानी अगर हम वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं का समूह है बच्चों, ये यहाँ पर मिस्टेक है, ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होगा बच्चों। परिमेय और अपरिमेय संख्या अगर दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता बच्चों, वास्तविक संख्या बन जाती है, जिसके अंदर बच्चों देखो ये जितनी भी संख्याएं हैं कौन सी है बच्चों, -4, -3, -2, ये तो परिमेय संख्या है सारी, और ये जो भिन्न के रूप में लिखी गई है ये अपरिमेय संख्या भी है और परिमेय भी है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब एक साथ मिला दिया जाता है तो वह कौन सी संख्या कहलाती है बच्चों, वास्तविक संख्या कहलाती है। इस प्रकार बच्चों हमने संख्याओं के जितने भी बेसिक्स होते हैं, यानी संख्याएं कौन कौन सी होती है, उन सभी को समझ लिया है। अगर हमें इनका ऑर्डर अच्छे से पता है तो हम इसके जितने भी सवाल हैं उनको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं बच्चों। चलो अब हम इसकी जो 1.1 है उसके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला है बच्चों, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक संख्या है और साथ ही Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों अगर 0 को मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं तो वह क्या होगी बच्चों, एक परिमेय संख्या होगी। चलो उदाहरण की बात करें, कैसे होगी वो भी समझ लेते हैं बच्चों। अगर मैं 0 में 0 का भाग दूं, अगर 0 में मैं 1 का भाग दूं, अगर 0 में मैं -1 का भाग दूं, 0 में अगर मैं 2 का भाग दूं, तो हमेशा क्या मिलेगा बच्चों, मुझे 0 ही मिलेगा। और इसे मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, P/Q के रूप में लिख सकता हूं, यानी 0 में 0 का भाग दो कितना मिलेगा बच्चों, 0 ही मिलेगा। और हमने इसको P/Q यानी अंश और हर के रूप में लिख लिया है। इसी प्रकार अगर मैं 0 में 1 का भाग दूं तो क्या मिलेगा बच्चों, मुझे 0 ही मिलेगा, यानी 0 को मैं 0/1 के रूप में लिख सकता हूं। इसी प्रकार अगर 0 के नीचे में -1 का भाग दूं तो भी क्या मिलेगा बच्चों, मुझे 0 ही प्राप्त होगा। यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो हमेशा 0 ही मिलता है। इसी प्रकार अगर 0 में मैं 2 का भाग दूं तो भी मुझे क्या मिलेगा बच्चों, 0 ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 में हम किसी भी संख्या का भाग दें तो हमेशा क्या मिलेगा बच्चों, 0 ही मिलेगा। यानी हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्या होगा बच्चों,
लेकिन बच्चों एक चीज़ याद रखनी है, हम 0 का भाग नहीं देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि q कभी भी क्या नहीं हो सकता बच्चों, 0 नहीं हो सकता है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 0/1, 0/-1, 0/2, जहाँ p व q क्या है बच्चों, p व q पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है बच्चों, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और साथ ही हम कहेंगे जहां q का मान क्या नहीं है बच्चों, 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। हमें बोला है कि 0 एक परिमेय संख्या है क्या, तो हमने बोला बच्चों है, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि बच्चों अगर 0 में 1 का भाग दोगे तो भी 0 मिलेगा, 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। इसका मतलब हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः ये क्या होगी बच्चों, एक परिमेय संख्या होगी, जहां पर p और q कौन सी संख्या होनी चाहिए बच्चों, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हमने पढ़ी थी क्या होती बच्चों, जो कहां से स्टार्ट होती है, यानी उसमें प्लस के नंबर भी होते हैं, माइनस का भी होता है, 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है। लेकिन q कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों, 0 नहीं होना चाहिए। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। हमें बोला है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें बताना है बच्चों 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या, यानी हमें p/q के रूप में इतनी संख्याएं लिखनी है। कितनी संख्याएं होनी चाहिए बच्चों, 6 संख्याएं लिखनी है। इसका सबसे सरल तरीका है बच्चों, कितनी संख्याएं पूछी है हमसे, 6, तो 6 में हम क्या जोड़ देंगे बच्चों, 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7। इसका मतलब 3 और 4 को हम किससे गुणा करेंगे बच्चों, 7 से, यानी 3 व 4 को ऊपर व नीचे 7 से गुणा करने पर, यानी जितनी संख्याएं पूछी जाए उसमें हम क्या जोड़ देंगे बच्चों, 1 जोड़ देंगे। कितना हो गया बच्चों, 6 में 1 जोड़ा तो 7, यानी 3 और 4 दोनों को हम ऊपर नीचे 7 से गुणा करेंगे तो बच्चों 3 है, और इधर कितना हो जाएगा बच्चों, अंतिम संख्या 4, यानी इसको हम किससे गुणा करेंगे बच्चों, ऊपर भी 7 से और नीचे भी 7 से। इसी प्रकार इसको ऊपर भी 7 से गुणा करेंगे और नीचे भी 7 से, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7 को 3 से गुणा किया तो 21 और नीचे 7 का 7। इसी प्रकार 7 को 4 से गुणा किया तो 28 और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 7 का 7। तो संख्या क्या होगी बच्चों, संख्या 21/7 और 28/7, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या होनी चाहिए बच्चों, 6 होनी चाहिए। चलो लिख लेते हैं, 21 में 1 जोड़ा तो 22, नीचे 7 का 7। अगली हो जाएगी बच्चों 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। चलो बच्चों गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 21/7 और 28/7 के बीच में कितनी संख्याएं हैं बच्चों, हमारे पास 6 परिमेय संख्याएं हैं। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। हमें बोला है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिख लिए। तो बच्चों सेम चीज है, कितनी पूछी है हमसे, 5 पूछी है, तो हम इसमें कितना जोड़ देंगे बच्चों, 1, यानी 5 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा बच्चों, 6, यानी इन दोनों संख्याओं को हम ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे बच्चों, 6 से गुणा करेंगे। तो चलो हम लिख लेते हैं, 5 संख्याएं पता करनी है तो उसमें कितना जोड़ देंगे बच्चों, 1, तो कितना हो गया बच्चों, 6, यानी 6 से 3/5 व 4/5 को ऊपर व नीचे 6 से गुणा करने पर, यानी जो संख्याएं दे रखी है उसको हमें किससे गुणा करना है बच्चों, 5 पूछा है तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया बच्चों, 6। ये चीज कब करनी है बच्चों, जब यहाँ पर क्या हो, हर का मान समान हो। अभी इस वाले सवाल में तो क्या है बच्चों, हर का मान समान है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, तो बच्चों हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3/1 और 4/1, यानी हर का मान क्या है बच्चों, 1 समान है। इस वाले सवाल में भिन्न में दे रखा है, यानी बच्चों नीचे दोनों ही संख्या क्या है, हर की 1 समान है, यानी दोनों का हर क्या है बच्चों, समान है। तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। तो बच्चों पहली संख्या क्या हो जाएगी,
3/5 है, इसको भी हम ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे बच्चों, 6 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार जो 4/5 है इसको भी हम ऊपर नीचे 6 से गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ऊपर तो 6 को 3 से किया तो 18 और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 30। इसी प्रकार ऊपर गुणा किया तो 24 और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 30। यानी हमारी पहली संख्या क्या होगी बच्चों 18/30 और अंतिम संख्या क्या होगी बच्चों 24/30। यानी इन दोनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो बच्चों 18 के बाद कितना आता है 19/30 हो जाएगा। 19 में 1 जोड़ा तो 20/30। अगली संख्या हो जाएगी बच्चों 21/30। अगली होगी 22/30। अगली होगी बच्चों 23/30 और अगली क्या होगी बच्चों 24। यानी हम कह सकते हैं कि 18/30 और 24/30 इनके बीच में कुल 5 परिमेय संख्या है बच्चों, 1 2 3 4 और 5। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर लिखिए। यानी हमें कारण बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन बच्चों असत्य है। चलो सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। आज हमने जब वीडियो स्टार्ट किया था तब हमने इसके बेसिक पढ़े थे। हमने पढ़ा था सबसे पहले कौन सी संख्या होगी बच्चों, प्राकृत संख्या होगी। उसके बाद कौन सी संख्या होगी बच्चों, पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या के बाद क्या होगी बच्चों, पूर्णांक संख्या होगी। पूर्णांक संख्या से क्या बनेगा बच्चों, परिमेय संख्या बनेगी। और परिमेय संख्या से ही बच्चों क्या बनेगा, वास्तविक संख्या बनेगी। यानी अगर हमें ये चीज पता है तो हम बड़ी आसानी से सत्य असत्य के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर बच्चों हमें पूछा जाए ऊपर वाले से नीचे वाला, यानी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी क्या बच्चों, हमेशा होगी। अगर हमें पूछा जाए पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगी क्या बच्चों, हमेशा होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या से ही पूर्णांक संख्या मिलकर बनी है। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो बच्चों हमेशा क्या होगा, जो भी कथन दे रखा होगा वो हमेशा सत्य होगा। लेकिन अगर हमें नीचे का देके ऊपर का पूछे तो बच्चों हमेशा क्या होगा, वो कथन असत्य होगा। अगर हमें बोले कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी क्या बच्चों, नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर तो 0 भी होता है लेकिन प्राकृत संख्या के अंदर 0 नहीं होता है। तो बच्चों अगर ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो हमेशा कथन सत्य होगा, अगर नीचे से ऊपर की ओर चले तो कथन हमेशा क्या होगा बच्चों, असत्य होगा। चलो बच्चों देखते हैं, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों प्राकृत संख्या से क्या पूछा है, पूर्ण संख्या, यानी ऊपर से हम नीचे की ओर चल रहे हैं तो कथन क्या होगा बच्चों, हमेशा सत्य होगा। इसका बच्चों हमें बताना, कारण भी बताना है। तो बच्चों हम लिख लेते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है। देखो पहला लगाओ, प्राकृत संख्या क्या होगी बच्चों, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, प्राकृत संख्याएं 1 से लगाकर कहाँ तक होती है बच्चों, अनंत तक होती है, अनंत तक होती है। वह पूर्ण संख्याएं 0 से लगाकर अनंत तक होती है, 0 से लगाकर अनंत तक होती है। तो बच्चों इसमें क्या आ जाएगा, हमारा जो 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या भी आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं यह कथन क्या है, यह कथन सत्य है। क्या हो जाएगा बच्चों, सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या में 1 से लगाकर अनंत तक होता है और पूर्ण संख्याएं 0 से लगाकर कहाँ तक होती है बच्चों, अनंत तक, यानी 1 भी इसके अंदर आता है। तो हम कह सकते हैं ये कथन क्या होगा बच्चों, सत्य होगा। दूसरा है बच्चों पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो बच्चों पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है क्या बच्चों, तो हम क्या चल रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, पूर्णांक संख्या तो कहाँ से स्टार्ट होती है, यानी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण व ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनी है। इससे बनी बच्चों, ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनी है। जबकि पूर्ण संख्या 0 से लगाकर अनंत तक होती है, पूर्ण संख्या 0 से लगाकर अनंत तक होती है। अतः बच्चों ये क्या हो जाएगा,
अतः यह कथन असत्य है। अतः यह कथन क्या होगा बच्चों? असत्य होगा। कैसे होगा बच्चों? चलो इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। हमने पढ़ा है पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों? कहाँ से लगाकर होती है? 0 से लगाकर अनंत तक होती है। पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? इसके अंदर माइनस की संख्या भी होती है, जैसे मैंने लिखा -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। तो बच्चों कभी भी ये जो माइनस की संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्या के अंदर होगी क्या? नहीं होगी, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा असत्य हो जाएगा। अगला है बच्चों, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी क्या बच्चों? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बच्चों हम नीचे से कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा कथन असत्य हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों हमने इसके जो बेसिक्स थे उनको भी देख लिया है और साथ ही हमने इसकी जो 1.1 थी उसके सवालों को भी हल कर लिया है। आगे आने वाली वीडियो में हम इसका 1.2 और 1.3 और 1.4 के जितने भी सवाल हैं पहले उनके बेसिक्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके जितने भी सवाल होंगे उनको बड़ी आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।